प्रवर्तन निदेशालय ने चीन की मोबाइल कंपनी वीवो पर बड़ा आरोप लगाया है। कोर्ट में दाखिल शपथ पत्र में ईडी ने कहा है कि वीवो ने अपने बैंक खातों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया है। ईडी ने यह भी कहा है कि वीवो ने भारत की वित्तीय व्यवस्था को अस्थिर करने का प्रयास किया है और देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए भी खतरा पैदा किया है। शपथ पत्र में ईडी ने बताया कि वीवो गैर कानूनी तरीके से चीन में अपना पैसा ट्रांसफर कर रही थी। सर, ईडी को ये मामला इतना बड़ा क्यों लग रहा है? बात अब वित्तीय सिस्टम को अस्थिर करने की, संप्रभुता पे खतरे तक की आ गई है। इसमें कई पेच हैं शुभम। वीवो पे जो ईडी की चार्जशीट या ईडी ने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में चीनी कंपनियां भारत में जिस तरह काम कर रही थी, खासतौर से वीवो जो काम कर रही थी, इसके तौर तरीकों पर ईडी की रिपोर्ट जो सामने लेकर आती है वो बेहद आश्चर्यजनक है। अपने एफिडेविट में ईडी ने हाईकोर्ट को बताया है कि 22 कंपनियां चीन की कंपनी वीवो ने बनाई थी, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि वीवो ने एक ग्रांड प्रॉस्पेक्ट्स इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई थी, जिसका नाम GPICPL था। ये वीवो का जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रीब्यूटर था, जिसके नाम से कंपनी बनाई गई थी, और ये इस कंपनी को वीवो की सब्सिडरी के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था, जबकि उसकी सब्सिडरी नहीं थी। इसे छिपाया गया था और यहीं से राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की आर्थिक स्थिरता में नुकसान होने के या सेंध के खतरे की बात निकल कर आती है। ईडी ने यह कहा है कि ये जो जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रीब्यूटर के बेस पर बनी सब्सिडरी थी, जिसका नाम GPICPL था, इसका काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया गया और इसका सब कुछ फर्जी था। फौज डॉक्यूमेंट के बेस पर इसे बनाया गया था। इन्वेस्टिगेशन के बीच में ये पता चला कि इस कंपनी ने अलग अलग स्टेट्स में, भारत के अलग अलग स्टेट्स में 22 अलग अलग कंपनियां बनाई थी वीवो ने, जिनके जरिए वो ऑपरेशन करती थी, और उसमें से करीब उसके खातों में करीब 1400 करोड़ रुपए थे, जिसमें 1200 करोड़ रुपए के आसपास की राशि वापस ट्रांसफ़र की गई थी चीन में। और यहाँ से हमें भारत में चीनी कंपनियों के काम करने के तौर तरीकों का पता चलता है। भारत का सिस्टम पोरस है, भ्रष्टाचार चरम पर होता है, और इसका फायदा चीन की कंपनियां कितनी सफाई से उठा रही थी, इससे समझ में आता है। और हमें ध्यान रखना होगा कि चीन की कंपनियां भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात पाई जाती हैं। सर, क्या यही वजह थी मामला इतना बड़ा हो जाएगा? ये पहले से पता था कंपनी को? यही वजह थी कि निदेशक देश छोड़कर भाग गए जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई? हाँ, और ये इस बात की संभावना थी, क्योंकि अगर आप इस पूरी मोडस ऑपरेंडी को देखें, 22 अलग अलग कंपनियां बनाना, एक डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से एक नई कंपनी क्रिएट करना, और वो भी फौज डॉक्यूमेंट से बनाना, यानी कि कंपनी के अधिकारियों को पता था कि कभी ना कभी ये चीज़ उसके सामने आएगी। चीन की कंपनियों के साथ और भी बहुत सारी उलझनें हम इससे पहले भी देखते रहे हैं। वीवो और इनका रियलमी और ओप्पो जैसे ब्रांड्स की जो मालिक कंपनी है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, जो डोंग योंगशांग ने बनाई थी, जिनको कि चीन में स्मार्टफोन का फादर कहा जाता है, ये कंपनी वैसे भी कई वजहों से, अलग अलग वजहों से विवादों में भी रही है, और इसके बारे में, इसके कामकाज को लेकर भारत की एजेंसियां लगातार भारत में जांच करती भी रही हैं। सर, अब इसका असर क्या और चाइनीज़ कंपनी पर नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये तो केवल मोबाइल की बात नहीं है, आप मोबाइल से कंस्ट्रक्शन तक चाइनीज़ कंपनी तो सब जगह फैली हैं। ये एक कंपनी पर आरोप लगा है, या आरोप साबित होते हैं नहीं होते हैं आगे देखते हैं, लेकिन इसका असर क्या और निवेश पर और कंपनियों पर नहीं पड़ेगा? ज़रूर पड़ना चाहिए। और इसलिए अगर आप देखें ना कि जब वीवो के ऊपर शुभम रेड हुई और इससे पहले रियलमी और बाकी कंपनियों की जांच शुरू हुई, तो चीन की तरफ से आधिकारिक रूप से बयान आया कि वो भारत की कानून व्यवस्था से न्याय की और पारदर्शिता की उम्मीद करते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चीन की कंपनियों की पैठ बहुत गहरी है, और पहले से गहरी और बढ़ भी रही है, तमाम सब बायकॉट चाइना के नारों के बावजूद। भारत में चीन की कंपनियां सीधे सर्विस डिलीवरी को लेकर, प्रोडक्ट डिलीवरी को लेकर, जैसे स्मार्टफोन के बाजार में वो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, वहां से लेकर कंस्ट्रक्शन तक, सरकारी विभागों को सामान की आपूर्ति करने को, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, रेलवेज, कंस्ट्रक्शन, यहाँ सब जगह चीनी कंपनियों की सक्रियता है, उनके निवेश हैं और वो काम कर रहे हैं। ये कहना मुश्किल है कि ऐसा सब जगह हो रहा है, लेकिन ओप्पो और वीवो जैसी कंपनियां जिनका पब्लिक फेस बहुत बड़ा था, जिन्हें भारत के मोबाइल क्रांति में और भारत में स्मार्टफोन क्रांति का लीडर माना जाता था कि उनके जरिए भारत में इतने लोगों को स्मार्टफोन बनना शुरू हुए। शक जायज़ है कि अगर ये कंपनियां ऐसा कर रही थी तो बाकी कंपनियों के कामकाज कैसे होंगे, और शायद भारत की एजेंसियां बाकी कंपनियों के कामकाज जो कंस्ट्रक्शन में काम कर रही हैं या जो बाकी सप्लाईज में काम कर रही हैं, उनके खातों की भी जाँच करने की कोशिश करेंगे। कम से कम इसकी रोशनी में दिखाई देता है कि चीनी कंपनियाँ दुनिया के किसी भी और देश से भारत में निवेश करने
करने वाली कंपनियों की तुलना में ज़्यादा बड़े संदेह के दायरे में है अपने कामकाज को लेकर। इस घटनाक्रम से हमें समझ में आता है।